चलो अभी रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। Morgan General and Financial फाइनेंशियल नहीं वो भी लिखा मैं ठीक है दैट ड्राइव रिक्वायर्ड इसमें कितने वर्ड से अच्छा, ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट आज प्रोवाइड करूंगा रिपोर्ट के लिए, जो ऑफिशियल निबोश गाइडेंस डॉक्यूमेंट देते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत डिटेल होती है, वो होगा। ठीक है, ये वर्जन 4 है। वर्जन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं नया भी दे दूंगा। अभी हैजर्ड वाला पार्ट सेम ही है। ठीक है, ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, इसमें रिपोर्ट लिखने का, ठीक है अब्दुल रब, रिपोर्ट लिखने का सारा तरीका उन्होंने बताया हुआ है। आप ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट में ना लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, आपका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, आपने किस तरह लिखनी है, मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी ये गाइडेंस डॉक्यूमेंट आप पढ़ना चाहें पढ़ लेना। अच्छा, ये वाला पार्ट मेजर है, इसकी मैं पिक्चर्स भी शेयर कर देता हूँ। हैजर्ड्स के बारे में अभी इंफॉर्मेशन दूंगा मैं सारी। अच्छा, अब आप जब सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे रिपोर्ट के, वो आपसे रिक्वायरमेंट करता है। वो किधर है, किसी के पास है वो मैथ्स वाला डॉक्यूमेंट? वो लेके आए, मैं आपको बताऊं सेकंड पार्ट में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। आप देखिए, मैं मुझे याद है पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 में सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसकी क्या है? मिनिमम 10 हैजर्ड। अब हम जो हैजर्ड लिखेंगे एटलीस्ट हमने 10 लिखने हैं। 11 12 13 जितने मर्जी लिख सकते हैं, मिनिमम 12। 11 12 13 लिखने का कोई फायदा नहीं। आप जब 10 मीट करते हैं तो वो आपको पास कर देते हैं। ठीक है, 11 लिख लें एटलीस्ट। मिनिमम 10 हैजर्ड लिखने हैं हमने, मिनिमम 10 हैजर्ड। फिर दूसरा, उसका दूसरा मैट क्या है? Hazards are taken from 5 hazard 5 हैजर्ड कैटेगरीज। अब वो जो 10 हैजर्ड्स हैं वो कहता है एटलीस्ट आप 5 हैजर्ड कैटेगरीज से लिखें। मतलब यहाँ से लिखने वो देखें आप ये हैजर्ड की कैटेगरीज हैं, 21 कैटेगरीज हैं। एटलीस्ट आपने 5 कैटेगरीज कंसल्ट करनी है। मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप 10 के 10 हैजर्ड डिफरेंट कैटेगरी से लिखें। रिसेंटली निबोश वालों का एक दो बार दिमाग खराब हुआ है, उन्होंने एक दो रिपोर्टें ऐसे ही फेल कर दी कि आपने रिपीट क्यों की हैजर्ड। ऐसा नहीं है, रिपीट हो सकता है, निबोश अलाउ करता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हम 10 के 10 हैजर्ड डिफरेंट लिखें, क्योंकि उसमें हम चैलेंज भी कर देंगे, टाइम ज़ाया हो जाएगा। अच्छा ये नॉइस वाइब्रेशन रेडिएशन ये सारे तो एक ही नहीं हो जाते? ये मैं अभी समझाता हूँ ना, इधर पहुंचते हैं। अगला पार्ट क्या है? All columns of risk assessment have been completed for identified hazard categories. ठीक है, मिनिमम 10 एसेट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ वो डिफरेंट एसेट होंगे, 5 कैटेगरीज से होने चाहिए। हम 10 की 10 डिफरेंट कैटेगरीज डालेंगे। आगे वो क्या कहता है? कैटेगरी रिपीट का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही हैजर्ड रिपीट करें। कैटेगरी रिपीट का मतलब है कि मेजर आप कैटेगरी रिपीट करें, हैजर्ड डिफरेंट हो। वो मैं बता दूंगा कैसे डिफरेंट होगा। ठीक है, अब हम पहले हैजर्ड समझ लेते हैं, फिर मैं लिख के बताता हूँ कौन कौन से हैजर्ड। सबसे पहली, अब ये कैटेगरीज आप देखें, आपके पास तकरीबन ये 5 से लेकर जो 11 लिखा हुआ है, ये कैटेगरीज नहीं है। ये जो अंदर लिखी हुई है ये कैटेगरीज है। नॉइस एक कैटेगरी है, वाइब्रेशन एक कैटेगरी है, रेडिएशन एक कैटेगरी है। तो ये कैटेगरीज कैसे एक दूसरे से मिलती हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास नॉइस। ठीक है, नॉइस का मतलब क्या है? शोर, अनप्लीजेंट। अगर आपकी साइट पर शोर हो रहा है किसी एक्टिविटी की वजह से। अब शोर से ये मुराद नहीं है किसी एक दिन शोर हो गया तो आपने उसको, किसी दिन डीजे बजा दिया है कंपनी वालों ने, तो आप उसे नॉइस पे ले लें। नॉइस से मुराद है कॉन्टिन्यूसली आपकी। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी में सबसे ज्यादा शोर क्या कर रही होती है? सीमेंट मिक्सिंग मशीन ने शोर डाला होता है, क्रेन वगैरह बुलडोजर वगैरह ने शोर डाला होता है, जनरेटर शोर मचाते हैं। अब शोर किस लेवल का? 80 डीबी से डेसिबल्स। ठीक है, साउंड की नॉइस के लिए हम डेसिबल्स लेते हैं। 80 से 85 डेसिबल्स से ऊपर अगर हो जाए, 80 डेसिबल्स भी मशीन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर नॉइस ऊपर होती है तो वो शोर में आती है। वो नॉइस आप मेजर कैसे करेंगे? नॉइस मीटर होता है आपके पास, आप नॉइस मीटर खोलें। लेकिन कोई भी ऐसी नॉइस जो डिस्टर्बेंस कर रही है आपकी साइट के ऊपर, वो नॉइस में आएगी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रही है इन वन वे और अनदर, तो वो नॉइस में आएगी।
तो नॉइस की कोई एग्जांपल दे दें, किस चीज़ से नॉइस हो सकती है? कंस्ट्रक्शन साइट पे मैंने बता दी। ऐसे आप आप रेगुलर grinding- हमारी फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पत्थर काटने वाली मशीन करती है। ग्रेनाइट फैक्ट्री, हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा शोर वो उसका बहुत ज़्यादा उसकी शोर होता है कम्युनिकेशन ही नहीं होती बंदे को और उसकी नॉइस भी इस टाइप की है कि वो कानों में जाके चुभती है। चुभती है। ग्राइंडिंग से, ग्राइंडिंग उससे होती है बिल्कुल, फिर ये टाइल कटर से होती है, हैमर से, कोई भी ड्रिलिंग से होती है, ड्रिल, जैक हैमरिंग, जैक हैमरिंग। जैक हैमर देखें, जैक हैमरिंग बहुत हाई नॉइस होती है और वो दो चीज़ों में मशहूर है जैक हैमर, नॉइस और वाइब्रेशन, दोनों ये दो एजेड उसके साथ। अब अगर आप जैक हैमर की ही नॉइस लिख रहे हैं तो वो अलग एजेड है और वाइब्रेशन लिख रहे हैं तो वो अलग एजेड है। नॉइस इस तरह रिपीट हो सकता है या वाइब्रेशन इस तरह हो सकती है। अब वाइब्रेशन पे जाते हैं, नॉइस की समझ आ गई है? अगर आप नॉइस को एज अ हैजर्ड लिखें, रिपोर्ट इधर खुली हुई है, अब ये मैं पहले हैजर्ड पे चला जाता हूँ। अब ना सर यहाँ पे हमारे पास आते हैं 6 कॉलम, हैजर्ड एंड हैजर्ड कैटेगरी। कैटेगरी मैंने बता दी है, हैजर्ड आपने बताना है, वो मैं बताता हूँ कैसे। हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, फिर व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, व्हाट फर्दर कंट्रोल एक्शंस आर रिक्वायर्ड। ऊपर आपने लिखा था एडिशनल कंट्रोल मेजर्स के लिए मैं HSC के ये डॉक्यूमेंट देखे, वो इसका पूछ रहा था असल में आपसे, आपने कौन से डॉक्यूमेंट देखे। टाइम स्केल, टाइम स्केल रियलिस्टिक टाइम स्केल आपने देना है कि अगर जो मैं सजेशन दे रहा हूँ वो कितने टाइम में मीट हो सकती है। और आखिर में रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है, आराम से आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम, क्योंकि पहला एसिड हमने कौन सा पढ़ा है, नॉइस, बोल्ड में हम लिख लेंगे नॉइस। ये क्या हो गया, नॉइस क्या हो गई, एसिड की कैटेगरी। अभी हम 21 कैटेगरीज पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने उसमें से 10 हैजर्ड, 10 कैटेगरीज कंसल्ट करनी है अपनी रिपोर्ट के अंदर, अपनी साइट से 10 हैजर्ड। अब हैजर्ड क्या है मैं बोलूं, जी, the stone cutting machine produces प्रोड्यूस फ्रॉम स्टोन cutting कटिंग मशीन। ये उसने कह दिया हैजर्ड ये है कि स्टोन कटिंग मशीन मेरी साइट पे बहुत ज्यादा नॉइस, शॉर्ट सा लिखना है, कोई लंबी डिटेल नहीं, सिंपल ना। सर आप अपना बताओ। जनरेटर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल rig पे जो जनरेटर्स होते हैं लाइक ऑयल देगा आपने ऊपर बता दिया, ऑयल देगा। अब आप स्पेसिफिक चीज बताओ, जो चीज है आपने ऊपर सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है रिपोर्ट में, मकसद उसका यही था कि नीचे आपको बार बार एक्सप्लेन ना कर, ऑयल देगा आपने बताया, ऑयल देगा उस पर ये है, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये बंदे, सब कुछ बता दिए। अब सिर्फ एसेट बताएं। शेल शेकर्स फेल शेकर्स कहाँ पे हैं? ये होते हैं ऑयल रिग भी होते हैं साइड पे, लेकिन ये हर वक्त शेक करते रहते हैं, इनसे नॉइस शेल शेकर्स प्रोड्यूस नॉइस। एक्सेसिव नॉइस, एक्सेसिव नॉइस एसिड नहीं, एक्सेसिव नॉइस एसिड, ज्यादा नॉइस। विकास आप कुछ बताएं, कुछ आपकी जो आप रिपोर्ट किस पे लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से कुछ बता दें, कौन सी मशीनें, 1 2 3 मशीनें बेशक बता दें। ग्राइंडर्स एंड स्टील कटर्स, स्टील कटर मशीन्स प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइस, जो भी आप लिखें, ठीक है। हैजर्ड कैटेगरी और हैजर्ड हमारा हो गया क्लियर। अब्दुल राब ठीक है, जैक हैमर हो गई, चलो दोनों का सेम हो गया। आगे वो पूछता है हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कौन हार्म हो रहे हैं? अच्छा नहीं, ऑल वर्कर्स नहीं हो रहे, यहाँ पे हमने स्पेसिफिक रहना है। अब तुम कह रहे हो कि जो क्या है, स्टोन कटर है, स्टोन कटर कहाँ लगा हुआ है, साइड के अंदर ही लगा आउटडोर लगा हुआ है ना, जी। ऑफिस वर्कर भी आम हो रहे हैं उससे, सब तो फिर अगर सब हो रहे हैं फिर हम लिखेंगे ऑल द वर्कर्स एंड मैनेजर्स आर, ठीक है, प्रेजेंट एट द साइट। ऑल वर्कर्स एंड, चाहे प्रेजेंट साइट पे ही होंगे, आर बीइंग आर्म, ठीक है। अच्छा ये मैं सबके लिए लिख रहा हूँ इसलिए ज्यादा लाइन, नॉर्मली 2 लाइनों में ये कंप्लीट होते हैं ना। सर तुम्हारे कौन से वर्कर्स आम हो रहे हैं? सैंपल कैचर्स, सैंपल कैचर्स विल बी, हाँ अब स्पेसिफिक हो रहे हैं ना वर्कर्स। आपके कौन से वर्कर्स, वो मतलब उस फ्लोर के ऊपर है, बताओ कौन से फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर। वो अच्छा नहीं, कौन सा काम हो रहा था? ग्राइंडर्स और स्टील कटर, सीधा उनको ही लिख दो कि वही आम हो रहे हैं।
मैसन ग्राइंडर कौन यूज कर रहा होता है नॉर्मली? employee नहीं, एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय? मैसन्स मेसन्स हो गए फॉर एग्जांपल, steel fixture मेसन्स एंड स्टील फिक्सर्स। मेसन्स yes एंड नहीं डालते, ठीक है, हम तीन चीजें डाल देते हैं, मेसन्स, स्टील फिक्सर्स एंड ट्रेनीज। ट्रेनीज भी होते हैं ना, जो उस्ताद उस्ताद करते रहते हैं। बहुत रियलिस्टिक चलना है। ये क्रिएटिविटी असल में आपको रिपोर्ट में सक्सेस देती है। अब हमने ऑल वर्कर्स नहीं लिखना। कंस्ट्रक्शन साइट एक स्पेसिफिक, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, एक ग्राइंडर कितने लोगों को, एक स्पेसिफिक एरिया। हाँ, अगर सीमेंट मिक्सिंग मशीन होती तो मैं कहता ऑल आउटडोर वर्कर्स, लाइक मैनुअल हैंडलिंग वर्कर्स, फलाने फलाने, 2-3 वर्कर्स मेंशन कर दीजिए, आपकी रेपुटेशन बढ़ाता है। ऑल वर्कर्स हर जगह लिखने से हमें फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाउ, हु माइट बी आर्म तो हमने बता दी। हाउ, नॉइस से कैसे आर्म हो रहे हैं, क्यों आप कह रहे हैं आर्म हो रहे हैं? There is always high noise and workers have to shout to talk to each other, and their risk perception। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ सारे एजेंट के लिए यही प्रोटोकॉल फॉलो होगा। स्वाई एजेंट चेंज हो जाएगा और आप वर्कर्स के बारे में हाउ हार्म चेंज कर देंगे, कैसे हार्म हो रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। एंड द रिस्क परसेप्शन गेट्स लो ड्यू टू हाई नॉइस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2-3 लाइनें लिखी, क्या हो क्या रहा है, उसके बाद 2-3 लाइनें इसकी लिखनी है कि कैसे आम होंगे। कैसे? ड्यू टू हाई नॉइस वर्कर्स विल गेट एंजाइटी। जाहिर है हाई नॉइस में एंजाइटी होगी। इसका छोटे से बड़े की तरफ जाना है, छोटे नुकसान से बड़े नुकसान। अगर कोई गिरता है, सबसे छोटा नुकसान क्या है? तो उसे कट लग जाएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे कट लग सकते हैं, फिर बोन फ्रैक्चर हो सकती हैं, पूरा वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो सकता है, और आखिर में लिखेंगे स्पाइनल कॉर्ड और हेड इंजरीज हो सकती हैं और डेथ। तो छोटे से बड़े की तरफ इंजरी हम स्मॉल से मेजर की तरफ लेके, माइनर से मेजर की तरफ, ये थोड़ी हायरार्की है, ये हमने ध्यान में रखनी। एंजाइटी, डिस्टर्ब स्लीप एंड लॉन्ग टर्म वर्किंग इन हाउ लिख रहा हूँ ना, हाउ ही है ना, ये हाउ की कैटेगरी में यार है ना, कैसे आम होंगे। एंड लॉन्ग टर्म वर्किंग इन हाई नॉइस कैन लीड टू हेयरिंग लॉस। ये आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स, मुझे रटा हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे एचएससी से, वो मैं एचएससी से भी दिखा देता हूँ। हेयरिंग लॉस एंड मे आल्सो लीड टू टाइनाइटिस लीडिंग टू बजिंग साउंड्स इन ईयर्स। उनके कानों में टूं टूं बजती रहती है जब वो घर जाते हैं, ठीक है। अब ये मुझे सब कुछ कैसे पता चला, नॉइस से क्या होगा? सिंपल 2 तरीके हैं। एक, हम गूगल यूज कर लें छोटी मोटी चीज के, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करना है। लेकिन मेजर सोर्स हमेशा हमारे पास क्या होगा? एचएससी। एचएससी खुला हुआ है। अब जो ऊपर आप लिंक डालते हुए आपको नहीं समझ आया कौन से लिंक डालें, अब यहाँ पे वो लिंक मैं सर्च कर रहा हूँ, नॉइस एट वर्क। अब मैंने नॉइस एट वर्क कहीं से तो पढ़ा है, मुझे तो नहीं पता, मैंने नॉइस एट वर्क याद तो नहीं की हुई जिंदगी में। मैं अभी अभी सेफ्टी ऑफिसर बन रहा हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हम लिंक डालते हैं ये तो वन टाइम डालते हैं ना ऊपर, हाँ, तो ये अब आपने जो स्पेसिफिक डाला है नाइस के लिए, तो हम फिर स्पेसिफिक डालेंगे हर एक के लिए। नहीं, ऊपर नीचे आपके पास 10 एजेड है ना, जी। इनमें से कोई 2-3 डाल दें, वो सिर्फ आपका नॉलेज देख रहे हैं। हम्म। उससे उससे ये पता चल जाएगा कि इसको पता है कि लिंक कहाँ से पढ़ना है, साबित हो जाता है ना। आप एक बार 2 बार एचएससी खोल रहे हो, इसका मतलब है आपको पता है एचएससी क्या है। उनके मतलब इससे सिर्फ यह है कि आपको ये पता है एचएससी क्या है और कैसे एक्सेस की जाती है। मैंने गूगल पे सर्च किया था ना, मतलब कि इस तरह की फैक्ट्री में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं ना, तो वो एक ही उसके अंदर सारे एरर्स आ गए, तो वो भी लिंक डाल सकते हैं। वो एचएससी से नहीं था, वो अलग से था। अनऑथेंटिक लिंक ना डालें। कल मैंने साइट्स बताई थी, ओशा की हो, लेकिन मोस्टली एचएससी की हो तो ज्यादा अच्छा। इतनी बड़ी रिपोर्ट ही नहीं है, एचएससी के लिंक डाल के क्यों नाम कर लें? एचएससी में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं? अब ये नॉइस के बारे में कितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से हर डॉक्यूमेंट में अगर आपको इम्पैक्ट नहीं मिलता नॉइस, हाई नॉइस में काम करने से क्या हो सकता है, गूगल से देख लें। आपने जब कंट्रोल्स देने हैं ना, उसके लिंक असल में डालने, हैजर्ड के नहीं डालने।
ये मुख्तलिफ, ये नॉइस कैलकुलेटर का अब उसने पूरा डॉक्यूमेंट दिया है, नॉइस कैसे, जब आप साइट पे जाएंगे कभी नॉइस कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ा, आप कहाँ से पढ़ेंगे, फिर आप HSE खोलेंगे, यहाँ से नॉइस कैलकुलेटर यूज़ करने का तरीका आप देख सकते हैं। ये रेगुलेशंस है, यूके के लॉज हैं, इनको हम नहीं देखना, यूके के हम ये लॉ फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिकेशंस भी आती हैं, जैसे हमारी पब्लिकेशंस आती हैं ना साइंस डायरेक्ट, इधर उधर हेल्थ एंड सेफ्टी की पब्लिकेशन HSE पे होती है। अब ये देखो नॉइस के बारे में एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट मिल गया। अब ये देखो व्हाट हार्म कैन नॉइस कॉज। अब आपकी ये रिसर्च है ना जो आप वहाँ लिख रहे हैं, नॉइस से हेयरिंग डैमेज हो सकता है, सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, लॉ क्या कहता है, नॉइस प्रॉब्लम है या नहीं। अब डिसाइड व्हाट, हाँ HSE से ये PDF वाला जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। काजेस तकरीबन सेम नहीं आ जाएंगी सबकी, मतलब नॉइस चले ठीक है डिफरेंट चीज़ों से आ रही है, लेकिन जब हम सब रिपोर्ट्स बनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट तो सेम हो, बिल्कुल कोई इशू तो नहीं है इसका। नहीं, एग्जाम्पल रिपोर्ट से भी देख लो चीज़ें, उन्हें आगे पीछे का तो कोई मसला नहीं, इम्पैक्ट तो सेम है। अब नॉइस है तो नॉइस का वही इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन अब ये देखो एक्सपोजर लेवल्स उसने दी हुई हैं नॉइस की, आपको कैसे पता चला कि यार 87 डेसिबल्स या वीकली कितना होना चाहिए नॉइस की, हमने HSE को पढ़ा है तो हमें पता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, नॉइस के बारे में पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो हमने ये जब पार्ट लिख लिया, यहाँ पे ये इसका इम्पैक्ट लिख लिया, अगले पार्ट में वो कहता है नॉइस की डेफिनेशन डालने की जरूरत तो नहीं है। नहीं कुछ भी, सीधा सीधा कौन आम हो रहा है, कैसे आम हो रहा है, कैसे में 5-6 लाइनें 7 लाइनों में कैसे हो जाता है, और इसी कॉलम में लिख लेंगे कि कैसे और कौन। कौन लिख के ना जी। एक लाइन छोड़ के कैसे का पैराग्राफ, हु माइट बी आम, जैसे ये लिखे हैजर्ड कैटेगरी लिखी है, हैजर्ड लिखती है, हु माइट बी आम की 2 लाइनें, फिर हाउ के लिए अलग से लाइनें लिखती, अब सिर्फ व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग। अब यहाँ पे हमने लाजमी कुछ ना कुछ लिखना होता है। अब ऑलरेडी कंपनी आपकी है, आपने डिसाइड करना है कि ऑलरेडी क्या हो रहा है, तो सिंपल जो आप वहाँ पे कंट्रोल्स देख रहे हो उसमें कुछ कंट्रोल्स इस तरफ लिख दो, कुछ इस तरफ लिख दो। अगर सारे ही कंट्रोल अच्छे वाले इस तरफ लिख दो तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो कि कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं मजीद, लेकिन मेरी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ काम रख के यहाँ में ज़्यादा रख दो। लेकिन अगर आप अपनी जान को कम थकाना चाहते हो, इधर ज़्यादा रख दो, इधर तो 3 रिकमेंडेशन दो, उनका टाइम दो, बराबर करके निकल जाओ कि यार ऑलरेडी तो बहुत कुछ हो रहा था, मैं ये 2-3 रिकमेंडेशन देता हूँ, क्योंकि जो रिकमेंडेशन है उसके साथ टाइम स्केल और ड्यूटी भी देनी है। जो इधर तुम कंट्रोल लिख रहे हो उसके साथ टाइम स्केल ड्यूटी नहीं देनी, वो ऑलरेडी है, तो वो आपकी मुसीबत कम कर देता है। असल में हमारा मकसद ये है कि एजेड कंट्रोल होना चाहिए। ये जो एजेड है नॉइस का, जब आप इस पार्ट को कंप्लीट करें तो वो एजेड खत्म हो जाए। आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, अपनी कंपनी को सजेशन दे रहे हैं, हैजर्ड आपने कम करना है, चलो कोई बहुत बड़ा हैजर्ड है जो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता, उसे एटलीस्ट हमने रिड्यूस करना है, ठीक है। तो व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, ईयर प्लग्स नॉइस के लिए कौन सा होता है, नॉइस के लिए होता है परमिट टू बर्न, तो उसकी पीपीज होते हैं। हाँ, ईयर प्लग्स आर प्रोवाइडेड टू वर्कर्स एंड आर ऑन रेगुलरली, रोज पहने जाते हैं। अब ईयर प्लग सिर्फ 100 डेसिबल वॉइस तक काम करते हैं, उसके बाद आपको ईयर मफ चाहिए होते हैं। अब इस तरफ के लिए हमने एक कंट्रोल जहन में रख लिया, यार ईयर मफ को हम उधर लगाएंगे एडिशनल कंट्रोल में। फिर और नॉइस के लिए क्या, नॉइस इज मेजर्ड फ्रीक्वेंटली यूजिंग नॉइस मीटर। नॉइस मीटर भी इसका मतलब है इसको कंट्रोल्स में लगाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें हैं जी, डेली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, जो भी आप, ये आपकी वोकैबुलरी है, जो आप अच्छी वोकैबुलरी यूज करें, ठीक है। अब हेल्थ सर्वेलेंस या नॉइस, हेल्थ सर्वेलेंस लिख देते हैं, हेल्थ सर्वेलेंस और हेयरिंग एबिलिटी वाज कैरिड आउट 3 months ago। अब जब ये लेक्चर्स कंप्लीट होंगे बहुत से कंट्रोल्स आपको बाद में पता चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी लेक्चर्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम मोटे मोटे एजेड लिखना शुरू कर देंगे, उनके HSE को सर्च करके हम कंट्रोल्स लिखेंगे। अब आप अपनी प्रायोरिटी रखें कि आज वेडनेसडे है,
आप रोज कितने एसिड लिख सकते हैं इजीली? एक तो मैंने एक। लिखे लिखे एक नहीं, आपकी तो हो गई है ना, वो मैं चेक करता हूँ। विकास कितने लिख सकते हैं? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यार अगर 3-3 लिखो तो संडे को आप फारिग हो जाओगे, मंडे को हम थोड़ा सा check प्रोसीड कर लेंगे। कोशिश करते हैं राइट टू द रेशियो। इसमें कुछ भी नहीं है। आप मोबाइल पे लिख लेना। मेरा तो तब था ना, मेरे पास टाइम था। वो मैं अभी रिपोर्ट देखता हूँ। अच्छा, फिर एडिशनल कंट्रोल, अभी ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, ठीक है? ये सेक्शन अब आप सर्च करके कंप्लीट करेंगे, फिर उसको आगे से मैं वैलिडेट करूँगा। एडिशनल कंट्रोल के लिए एक हायरार्की होती है हमारे पास। आप गूगल पे सिंपल लिखें, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। देखिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल हमें क्या कहता है? सबसे पहला कंट्रोल प्रायोरिटी क्यों होनी चाहिए हमें? कौन सा कंट्रोल प्रोवाइड करें? PPE ना सर, कौन सा कंट्रोल हमें देना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, कैसा कंट्रोल दे सबसे पहले? यहाँ से देखो, सबसे इजी है जो, वो तो पीपी है सबसे पहले। इजी नहीं देना। एलिमिनेशन, PPE आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, पीपीई लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है। कैसा शाह साहब से पढ़ा है? पीपीई लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, शाह साहब ने पढ़ाया है ना? PPE तो मस्त है, लास्ट लाइन ऑफ तो नहीं है। पहले PPE कोशिश मस्त है। करें कि वो hazard- पीपीई लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है। मस्ट मतलब जब अलग कुछ चीज नहीं- है, जब कुछ लाइन नहीं ऑफ होना। कंट्रोल वो लास्ट है। मतलब पहले आप अपने बाकी बंदोबस्त करें, पीपीई पे रिलाई नहीं करना आपने। पीपीई एक्सेसिव केयर है। एक्स्ट्रा ऑर्डर हाँ, वो एक्स्ट्रा एक्सेसिव केयर है आपकी, लेकिन मेजर आपने सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है कि आप हैजर्ड को खत्म कर दें। हैजर्ड पेंट का काम हो रहा है हाइट पे, मैं अगर उन्हें रोलर दे दूं, वो लंबे डंडे वाले, हैजर्ड कंट्रोल हो गया कि नहीं? वो गिरेगा, उसको ये मसला होगा। मैंने कहा यार इनको डंडे ही दूसरे, या सफाई रोज करते हैं वर्कर, जाले उतारते हैं, पंखे साफ करते हैं, लंबे डंडे वाले सफाई दे दूं, वो क्लीनर दे दूं, फिर तो ये हमने क्या कर दिया? एलिमिनेशन कर दी। मैनुअल हैंडलिंग हो रही है, यहाँ से पेटियां उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, मैंने फोकलिफ्ट दे दिया, एलिमिनेशन होगी। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कंट्रोल्स लिखने में। लिखने आपने सारे हैं, पीपीई तक जाना है, लेकिन आपने पहला कंट्रोल वो बताना है जो एलिमिनेशन हो। चलो फर्ज करो अब एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, फिर हम किस तरफ जाएंगे? सब्स्टिट्यूशन। वो भी बहुत सब्स्टिट्यूशन में ये है कि या तो आप काम चेंज कर दें, या कोई तरीक़ेकार चेंज कर दें, या किसी तरह काम को सब्स्टिट्यूट कर दें, या कोई प्रोसीजर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है? कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें जिससे काम सब्स्टिट्यूट हो जाए। आपके पास कंट्रोल लिखे हुए हैं, 6 कंट्रोल 8 कंट्रोल नजर ने डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन लिखते वक्त जो हायरार्की हम रखेंगे, पीपी इसको कोई भी टॉप पे नहीं लिखेंगे, चाहे वो अकेला कंट्रोल हो, सबसे अच्छा कंट्रोल हो, हम टॉप पे उसको नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बॉटम पे, क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो हम इंजीनियरिंग कंट्रोल की तरफ जाएंगे। इंजीनियरिंग जो अभी आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल की है, ठीक है? तार नंगी थी, तार खराब थी, खतरा था तार से, आपने तार बदल दी है, आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल उस पर अप्लाई कर दिए। या नॉइस बहुत ज़्यादा है, मैंने साइलेंसर लगवा दिए हैं, या खड़ हो रही थी, जैसे इन्होंने क्या चीज़ बताई थी ना सर? शेल शेकर्स। शेल शेकर्स हैं, हमने उनके नीचे कोई माउंटिंग करा दी है रबड़ से, या किसी ऐसी गाड़ी के अंदर देखो खड़ उस गाड़ी में ज़्यादा होती है जिसकी रबड़े शबड़े कमज़ोर हो जाती है, माउंटिंग नहीं हुई होती, तो हम माउंटिंग कराते हैं, रबड़े शबड़े तब्दील कराते हैं, गाड़ी खामोश हो जाती है। तो ये सारे क्या है? इंजीनियरिंग लेवल के कंट्रोल, जहाँ आप कोई इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट करके उसको कंट्रोल, मशीनरी इक्विपमेंट को थ्रू इंजीनियरिंग कंट्रोल कर रहे हैं। आपने पंखे लगवा दिए हैं, या डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगा दिया है, या वो एग्जॉस्ट फैंस लगवा दिए हैं डस्ट रिड्यूस करने के लिए, या नेटिंग लगवा दी है, किसी तरह आप डस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेटिव पे चले जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो आपकी इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन यही होती है ना, इंतजामिया होती है, वो कैसे इस एसेट को कंट्रोल कर सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में पक्के कंट्रोल लगते हैं, मतलब ऊपर वाले सब में ना भी अप्लाई हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लगेगा ही लगेगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आ जाएगा? सुपरविजन, कि एक सुपरवाइजर रखो जो इनको देखे, इनको ट्रेनिंग दो, इनको वेलफेयर फैसिलिटीज दो, इनको कोई रास्ता दो। तो एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए क्या कर सकती है? 3-4 कंट्रोल तो ये पक्के की जाते हैं। ट्रेनिंग उन्हें दिला दो। अगर आपने दूसरी साइड नहीं लिखी, दूसरी साइड लिखती है तो ट्रेनिंग की फिर टाइप्स है। अगर आपने इंडक्शन ट्रेनिंग दिया तो आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दो, दोबारा इन्हें ट्रेनिंग दो ताकि उनकी ट्रेनिंग रिफ्रेश हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद हम आखिर में पीपीईज की तरफ आते हैं। ठीक है, नॉइस की हम बात कर रहे थे। हम सबसे पहले कहते हैं कि क्या चीज़ है? स्टोन कटिंग मशीन, बैरिकेड या कवर द स्टोन कटिंग एरिया विथ नॉइस प्रूफ वॉल्स लिख दो या कुछ भी। नॉइस प्रूफ वॉल्स अगर हम उस मशीन के इर्द गिर्द लगा दें तो बाहर वालों को शोर शराबे की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, इंसुलेशन कर दो किसी भी तरह तुम उस एरिया को। हमारा तो ओपन एरिया होता है, असूलन होना भी यही चाहिए कि जो ब्लेड लगे हुए हैं ये नॉइस प्रूफ जोन में होने चाहिए कि बाहर भी कितना शोर जाता है इर्द गिर्द के। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इर्द गिर्द कोई रिहायशी हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। हमारा भी यही हुआ ना, हमें कम्प्लेक्स वालों ने जो हमारा करवाद में था उन्होंने बोला कि हमारी साइट खाली करो, हमारी अस्पताल में शोर आ रहा है। तो सही है ना, तो उस वजह से फिर बड़ा शोर होता है। हाँ। मैं गया हूँ एक तो। ठीक है, सबसे पहले हमने ये एक अच्छा, अब एलिमिनेशन नहीं हो सकती, ब्लेड हम उतार के किधर लेके जाएं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी हमें नहीं मिली तो हमने क्या किया? इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई किए कि हम उसको कंट्रोल। फिर ट्रेन द वर्कर्स टू कीप सेफ्टी इन हाई नॉइस। ये मेजर में कंट्रोल लिख रहा हूँ, वैसे डिटेल कंट्रोल ज्यादा होंगे। ट्रेन कर दो उनको। ठीक है, फिर टॉप टॉप रोटेशन एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल है। सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। टॉप रोटेशन का मतलब है कि अभी वर्कर हाई नॉइज जोन में काम कर रहा है, एक्सपोजर लिमिट्स जो हमने नॉइज कैलकुलेटर में पढ़ी उसकी एक्सपोजर लिमिट्स कम कर दो। अभी वो हाई नॉइज में काम करे, 2 घंटे बाद वो कहीं सुकून वाले एरिया में चला जाए, वहां वाला जो वर्कर है इधर आ जाए। फिर प्रोवाइड फ्रीक्वेंट वर्क ब्रेक्स टू दी वर्कर्स को फ्रीक्वेंट वर्क ब्रेक्स को। हर एजेड में नहीं होगा लेकिन मैनुअल लैंडिंग होगी, नॉइस होगी, जहां पे उन्हें ब्रेक देने से अगर बेहतरी आती है तो उन्हें वर्क ब्रेक्स मिलनी चाहिए। फिर ये कौन से कंट्रोल्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ? ये तीनों फर्दर फर्दर तो हैं, मतलब खैर आसान हो जाए।
अच्छा, हायरार्की के मुताबिक ये कौन से कंट्रोल्स हैं? एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन और फिर दूसरा वो भी हो ये गया इंजीनियरिंग कंट्रोल था, और ये तीनों कौन से हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, एडमिनिस्ट्रेशन उनको वर्क ब्रेक्स देगी, उन्हें फ्रीक्वेंट ये देगी और उन्हें ट्रेनिंग देगी, ठीक है। अब अच्छा, ट्रेनिंग थोड़ी सी स्पेसिफिक कर दिया करो, जैसे मैंने लिखा है ना, आईना इसमें सेफ्टी रखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था सेफ्टी परसेप्शन उनकी लो हो जाती है। जाहिर सी बात है, शोर में पता ही नहीं चलता कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही है, कोई चीज़ गिर रही है, या शोर मचा के आप बताते हैं कि हटो आगे से, वर्कर को कैसे आवाज़ आएगी इतने शोर में कि उसने हटना था। तो इमरजेंसी साइंस को भी वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। और आखिर में पीपीईज की तरफ आते हैं। प्रोवाइड ईयर मास्क, प्रोवाइड पीपीईज। पीपीईज का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लाइक उसकी एग्जांपल लाजमी देना, ईयर मास्क टू ऑल वर्कर्स एक्सपोज टू हाई नॉइज। इसमें बैरिकेड नहीं कर सकते हम लोग? वो किया है ना ऊपर सेफ्टी। बैरिकेड की है ना, नॉइस प्रूफ वॉल्स। ये आप जब नॉइस के बारे में पढ़ोगे ना, वन टेम्परेरी नॉइस जोन होते हैं, गूगल से भी आप कंट्रोल्स देख सकते हैं। आपके जहन में अगर सिर्फ हायरार्की हो ना, आप अच्छे कंट्रोल्स गूगल से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पूछते हैं एक्शंस टू बी कंप्लीटेड, कितना टाइम देना चाहिए नॉइस प्रूफ वॉल्स के लिए? महीना। अच्छा, ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसके मुताबिक टाइम दें। अब दुकान नहीं है कि मैं आज कहूँगा और वो कल लेके आ जाएगा, ठीक है। एक कंपनी है, उसमें अप्रूवल्स होते हैं, फाइनेंस मैनेजर होता है, एक पूरी हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये चीज़ें हमने लाजमी देखनी है। अच्छा, कटिंग एरिया विद नॉइस प्रूफ वॉल्स, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 मंथ्स, 2 महीने तो लग ही जाएंगे। देन में रीज़न लाजमी रखनी है 2 महीने क्यों लगेंगे। आगे जाके आपसे वो पूछेगा 3 कंट्रोल्स के लिए, उनको जस्टिफिकेशन जब आप करेंगे उस वक्त वो आपसे पूछेगा ये क्यों लिखे। वो आपका नॉलेज देखता है कि आपने सोच समझ के लिखा है या नहीं। तो ट्रेन वर्कर्स, वर्कर्स की ट्रेनिंग में कितना टाइम होना चाहिए? नाम क्या आपका? उसामा। उसामा, कितना टाइम होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए? 1-2 दिन पहले तो जरूरी है। आज आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, कल देते हो, परसों ट्रेनिंग हो जाएगी। अगर छोटी सी फर्म है, आप कहते हो 10 लोगों पे फर्म है, फिर भी आप एटलीस्ट 1 वीक। 2-1 हफ्ते का टाइम दें। HSE सुपरवाइजर है मजे की बात बताऊं जी, मैं इन चीजों में इतना पसंद था ना, मैंने ये नहीं लिखे टाइम स्केल अभी तक नहीं तो लिखा। आप अब समझ आएंगे ना। ट्रेनिंग के लिए अच्छी कंपनी के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ 3 वीक से ऊपर, 2 वीक पे एक रिपोर्ट फेल। कम से कम। हाँ, ट्रेनिंग है ना, आप एक कंपनी में रिकमेंडेशन दे रहे हो, HSE सुपरवाइजर अपना शेड्यूल निकालेगा, टाइम देगा, वर्कर्स का शेड्यूल देखेगा। अब वर्कर्स को मैं ट्रेनिंग पे लगा दूँ, पीछे वो दूसरा बंदा है कहे मेरा मार्बल दो, तो आपने सारा कुछ डिसाइड करना है एक कंपनी को देख के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 वीक दे दिया ट्रेनिंग के लिए। जॉब रोटेशन सिस्टम है, चलो 2 वीक में एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर लेगी कि यार ये वर्कर अंदर बाहर किए जा सकते हैं। वर्क ब्रेक के लिए भी 1 वीक या 2 वीक में हमने डिसीजन ले ली। पीपीईज देने, रोटेशन वाइज दे सकते हैं क्या चीज़? ट्रेनिंग, आधे वर्कर्स को मतलब ट्रेनिंग पे लगा दे, आधे से काम लेता है। हाँ, ऐसे भी ले सकते हैं बिल्कुल। तो वही टोटल हम टाइम दे रहे हैं ना यहाँ पे, वो ये नहीं पूछ रहा किसको पहले किसको बाद, टोटल टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में तुम ये काम कर लो। इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये नहीं कि हम लोगों ने क्या कह दिया तो मतलब इसमें ये बात नहीं आ रही ना कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग देनी है, जिस तरह अभी आप हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। जी जी, आज आपने पढ़ाया तो हमने बस हो गया ये, मतलब ये इम्प्लीमेंट कब से हो रहा है ये बात हमें करनी है यहाँ पे। कितने टाइम में ये एक्शन मुकम्मल हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यही बात। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कैसे? 3 वीक्स या इस तरह ले नहीं, वन एक एक लिखना है, और मंथली, डेली, रेगुलरली ये लफ्ज नहीं लिखने। चाहे वो डेली भी है तो आप यहाँ पे डेली लिखेंगे, परफॉर्म डेली, लेकिन ये वाली चीज ये बताती है कि कब से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहता है ड्यूटी किसकी है, किसको ये एक्शन दे रहे हो। यहाँ पे हम छोटा बंदा नहीं रखेंगे बड़े और बड़ा भी एम्प्लॉयर नहीं रखना। एम्प्लॉयर बहुत रेयर है, ठीक है, आ भी सकता है लेकिन बहुत रेयर है। कोई बहुत बड़ी ड्यूटी है, कोई पूरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज करना है तो एमडी को लाओ, वरना एमडी ने बंदे रखे हुए हैं अपने लिए। तो हम अब पैसों का काम है यहाँ पे, अगर पैसा इन्वॉल्व है तो फिर फाइनेंस हमारे पास होता है फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस का बंदा, जो भी फाइनेंस है। अब ट्रेन करना है तो हमने ट्रेन के लिए हमने जो ऊपर लिखा है ना हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है, उसको हम डाल देते हैं HSE सुपरवाइजर, सीनियर HSE सुपरवाइजर जो भी है। अच्छा, अब अगर 2 एक्शन HSE के अंडर आ रहे हैं 1 and 3 तो हम इधर आगे नंबरिंग दे देंगे, एक्शन
फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3 इसके अंदर है तो ऐसे कर देंगे, इजी टास्क, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब अगला आ गया हमारे पास जॉब रोटेशन सिस्टम। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वहां पे कोई मैनेजर है, आप कहते हैं कौन सा मैनेजर, लाइन मैनेजर आ गया, या कोई भी मैनेजर आपका, ये भी सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन पे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर लिख देता होता हूँ, ठीक। मतलब जॉब रोटेशन में सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है। सुपरवाइजर एक नॉर्मल बंदा होता है, हमने ये वाली ड्यूटी सी, फॉर एग्जांपल आपने लाइन मैनेजर को दी है, आपने एज अ सेफ्टी ऑफिसर, लाइन मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि वो खुद जाए, हो सकता है वो सुपरवाइजर को ही कह दे, लेकिन उसके जिम्मे है, उसने ये काम लेना है, चाहे वो खुद करे चाहे वो सुपरवाइजर से करवाए, ठीक है। मैनेजर से नीचे होता है ना सुपरवाइजर, किसी मैनेजर को दे दो वो आगे करवा लेगा। फाइनल बंदे लगाना लाजमी नहीं है, आप एक पोस्ट लगाएंगे जो बंदा इनसे ये काम लेगा, नॉर्मली मैनेजर्स भी होते हैं। अच्छा 4 और यहाँ पे इसको नंबरिंग दे दो, सिंपल नंबरिंग ऐसे देनी है। अच्छा ऐसे जब नंबरिंग दोगे तो ये 12 हो जाएगा साइज ऑटोमेटिकल, इसको वापस हम 11 पे लाएंगे, एरियल 11 हमने रखना है, इसकी एडजस्टमेंट करोगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। 11 करके एडजस्टमेंट कर दी, एक्शन नंबर 4 था, अब 3 और 4, 3, 4 इसके से में आ गया। पीपीज कौन देगा फिर से, फाइनेंस, तो अब फिर से इसको एक्शन कौन सा है इसका, 1 तो इसके जिम्मे पहले ही था, 1 और 5 इसके जिम्मे कर दिया। समझ आइए ना सर, समझ आइए, खैर रिकॉर्डिंग भी है, बाद में भी सुनना, कोई मसला नहीं। अब हम एजेट की सारी कैटेगरीज पढ़ते हैं, आप ऐसे 10 एजेट लिखेंगे। अच्छा, ये रिपीट नहीं होंगे सारे हैजर्ड्स में, ये काफी ज्यादा चीजें, कौन सी चीज, जैसे जॉब रोटेशन, जैसे ये जो आपने हायरार्की बनाई है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, हाँ। ये तो सब में होगी ये तो। असल में ये हायरार्की तो रिपीट नहीं हो रही, एक्शन तो डिफरेंट है। यहाँ पे एलिमिनेशन अगर ये है कि तुम वो लंबे डंडे वाला ब्रश दे दो, मैनुअल हैंडलिंग में तो ये नहीं होगी, वजन उठाने वाले में तुम फोक लिफ्ट दे रहे हो, हायरार्की रिपीट हो रही है, एक्शन रिपीट नहीं हो रही। कुछ हैजर्ड में एक्शन भी रिपीट होंगे, हो सकते हैं कोई मसला, हेल्थ सर्विलेंस, अब मैनुअल हैंडलिंग या जहाँ पे हेल्थ का मसला है, एजडिए सब्सटेंस हेल्थ सर्विलेंस रिपीट हो सकती है, जहाँ पे थकावट का मसला है जॉब रोटेशन रिपीट हो सकती है, या फ्रीक्वेंट वर्क ब्रेक्स, तो एक्शन रिपीट होना कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अच्छे कंट्रोल दें, वो आपका नॉलेज देख रहे हैं। अब आ गया वाइब्रेशन। वाइब्रेशन 2 किस्म की होती है हमारे पास, एक होती है हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन, हाथ और बाजू की वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल आप ड्रिल मशीन या टाइल कटर, ग्राइंडर या जैक हैमर यूज कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आपकी हाथ और बाजू वाइब्रेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसी मशीन पे हैं, फॉर एग्जांपल जो बोरिंग वाली मशीन पे बैठे होते हैं, मुसलसल पूरी मशीन हिल रही होती है, या वो जो नसर ने मशीन बताई, अगर उस पर कोई ऑपरेटर बैठता है और वो मशीन हर वक्त कांपती है, या ट्रक कांपते हैं, ट्रक होते हैं ना बड़े डंप ट्रक, हॉल रोड कच्चे रोडों पे चल रहे हो मुसलसल, तो ये सारी क्या है, वो फुल बॉडी वाइब्रेशन है। और जो सिर्फ हाथ और पाँव कांप रहे हैं तो वो हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन है। इसमें मोस्टली हम जैक हैमर्स या इन चीज़ों का जिक्र कर देते हैं, ठीक है। अब वाइब्रेशन में फॉर एग्जांपल पूरा एजेड नहीं लिखता, सिर्फ मैं एजेड लिख रहा हूँ। सिंपल कैटेगरी क्या है, वाइब्रेशन, कैटेगरी यही लिखोगे, वाइब्रेशन लिख लिया। अब एजेड क्या है, कौन सी वाइब्रेशन है, फुल बॉडी या हैंड एंड आर्म, सिंपल लिखोगे हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन, या रिस्क ऑफ हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन, एक्सेसिव हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन, जो भी लफ्ज यूज करो, पता चलना चाहिए कि खतरा है। एक्सेसिव रिकमेंड करते हैं हमें वाइब्रेशन लिखना चाहिए, नॉइस पे सारे लिखोगे, 10 है लिखेंगे तो सब। अब देखिए मैंने जो लिखे थे ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने नॉइस लिखा था, वर्क एट हाइट लिखा था, वेलफेयर का लिखा था, फायर का लिखा था, इलेक्ट्रिसिटी का लिखा था, अच्छा मैनुअल हैंडलिंग का लिखा था, अच्छा और एक मेरे ख्याल किसकी रिपोर्ट से लिखा था ये भी बताओ। अब अच्छा वो दोनों रिपोर्ट आप सामने रखिएगा, आपको लगेगा नहीं कि ये रिपोर्ट से कॉपी किए हुए, रख के देख लीजिएगा। तुम मुझे एक रिपोर्ट बताना जो तुमने लिखी है, ठीक है, उसके बाद जिससे लिखी है ना वो देना, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी चीज तुमने किधर से उठाई, ना बताऊं तो मैं उस्ताद ही नहीं, खत्म मेरे के साथ। नहीं बात, अब आपका एक्सपीरियंस है वो बात नहीं, लेकिन अच्छा मतलब मैंने फिर नॉइस वाइब्रेशन नॉइस लिखे ना, तो वाइब्रेशन नहीं लिखी फिर मैंने, क्यों, क्योंकि अब हमारे मतलब फैक्ट्री को भी मैंने देखा था ना, उसमें वाइब्रेशन ज्यादा थी, उसमें नॉइस बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो अब 10 कैटेगरीज है ना। अच्छा छोटे से छोटा हैजर्ड भी हैजर्ड है,
अब कोई ऐसी साइट्स होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ऑफिसेज की, जहाँ पे हैजर्ड्स की बहुत कमी होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी को सिलेक्ट करो जिसमें हैजर्ड ज़्यादा मिले, लेकिन उसके अंदर भी सेफ्टी ऑफिसर होता है और वो ये काम करता है, वो हैजर्ड देखता है, छोटे से छोटा उसके कंट्रोल्स कम हो जाते हैं थोड़े थोड़े। अब असल जब आप साइट पे जाएंगे तो आप 2-3 कंट्रोल्स देंगे जो आपने कंपनी को असल में देने, लेकिन ये क्योंकि रिस्क असेसमेंट हमारी निबोश के लिए, तो हम मैक्सिमम कंट्रोल्स देते हैं। हाँ, एक्सेसिव हैंड एंड आर्म वाइब्रेशन फ्रॉम किस चीज से? बैक हैमरिंग एक्टिविटीज। वो या मेरे ग्रुप में कल इस साइड की आपने देखी थी वो कंपनी की वो जो थी हाँ, वो देखी थी बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसमें लिखा हुआ क्या कर रहे हैं। यही लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो ये था बट उसके अलर्ट वो अब कंपनी स्पेसिफिक चला गया ना, उसका बहुत शॉर्ट हो गया, वो चेंज हो। असल जब आप साइट पे होंगे तो काम डिफरेंट होगा। या फुल बॉडी वाइब्रेशन, फुल बॉडी वाइब्रेशन ड्यू टू ना, नहीं ऑन हो जाएगी स्क्रीन, उस तरफ लगा देकर ऑन हो जाएगा। खैर हाँ, full body vibration due to running dump trucks on haul roads, टूटे फूटे रोडों पे ट्रक चलने की वजह से फुल बॉडी वाइब्रेट हो रही है। आगे वही हु माइट भी आर्म आप स्पेसिफिक हो जाएंगे। जैक हैमरिंग में सिर्फ जैक हैमरिंग वाले वर्कर्स आर्म होंगे, और फुल बॉडी वाइब्रेशन में ड्राइवर्स आर्म होंगे, कंडक्टर आर्म होगा उसका, या कोई और हेल्पर उसके साथ अगर ट्रक के ऊपर होता है, या कोई मशीन के ऊपर होता है, या रोड बनाने वाली मशीन पे, किसी भी चीज़ पे। ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिक हो जाएगी। वो माइट भी हम हाउ में वही कि वाइब्रेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, सिंपल सीधा लिखा हुआ है, वाइट फिंगर डिजीज हो सकती है, लेकिन आप पुरानी रिपोर्टों से भी रेफरेंस ले सकते हैं। रिपोर्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, हाउ में आपको मसला नहीं होगा। कंट्रोल्स आपने अपने स्पेसिफिक बनाने हैं। ये मूविंग ऑफ पीपल एंड व्हीकल ये भी हैजर्ड है ना कैटेगरी है। स्ट्रक्चर पे आप स्टॉप बटन में जैसे नसर आगे चलें, कैटेगरी सुन लो ना सही तरह। रेडिएशन आ गई। रेडिएशन दो किस्म की है, एक आयनाइजिंग है, एक नॉन आयनाइजिंग है। आयनाइजिंग रेडिएशंस वो होती हैं जो आप लोगों ने फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा कि जो जिस्म के अंदर से गुजर जाती हैं, जैसे एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, बीटा रेज हैं। इस किस्म का कोई एसिड है तो वो भी रेडिएशंस में आएगा। हॉस्पिटल का मोस्टली मैं लिखूं तो मैं एक्स रेज को डिस्कस करता होता हूँ कि वर्कर जो है विदाउट एप्रन या विदाउट सेफ्टी लेड बेस्ड इक्विपमेंट एक्सरे परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है? रेडिएशन का एसिड है। कैटेगरी क्या होगी? रेडिएशन। और अगर कोई वेल्डर काम कर रहा है, जो रेडिएशंस निकल रही हैं वेल्डिंग मशीन से, वो जो ग्लासेस पहन के स्पेसिफिक काम करते हैं, तो वो कौन सी रेडिएशन है? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो आप मेंशन करेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे मशीन या फिर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम वेल्डिंग मशीन। जिनको हम देख सकते हैं इस तरह नॉन आयनाइजिंग वो है जो आयनाइजिंग नहीं होती लेकिन शुआएं होती हैं। शुआ रेडिएशन शुआएं है ना। बॉडी में से जो पास हो जाएगी वो रेडिएशन होगी। हेलो, जी जी, फिंगरप्रिंट ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, रेडिएशन की समझ आ गई है। रेडिएशन का एसिड देख लेना, अगर लगाना हुआ लगा लेना, इतना मुश्किल नहीं है। मेंटल इल हेल्थ, ये बहुत मेजर एसिड है। जो आप लोगों के ऊपर मैंने कहा था वर्क आवर्स लिखो अपने शिफ्ट पैटर्न में, उसमें ये वाला एसिड आप जहन में सोच के रखना, ये लगेगा पक्का। मेंटल इल हेल्थ ये होती है दिमागी तौर पर आपको प्रेशराइज करना किसी भी तरह से। फॉर एग्जांपल लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आप मेंटल इल हेल्थ की कैटेगरी लिख के नीचे एसिड क्या लिखोगे? वर्कर्स वर्क फॉर 12 आवर्स डेली, या लॉन्ग वर्किंग आवर्स, या उनसे ऐसा काम करवाया जाता है, हाँ, पैसे भी नहीं दे रहे डबल काम या ओवर टाइम लेके उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। जिस तरह भी आपको लगता है कि मेंटली वर्कर्स को स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो आप उसको मेंटल हेल्थ में लेंगे। मेंटल हेल्थ में वही वर्कर्स आम होंगे जिनके साथ हो रहा है, सारे हैं तो सब हो जाएंगे। हाउ हाउ में आप वही लिखेंगे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉस ऑफ टच विद रियलिटी,
इंसोमनिया, इस तरह की चीज़ें आपके पास ऑनलाइन भी आ जाएंगी। ठीक है, चल 5 कैटेगरीज पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ लेंगे। ठीक है, वायलेंस एट वर्क है। वायलेंस जैसे आपकी हमारी तरफ पाकिस्तान में बहुत कॉमन है कि उस्ताद शागिर्द को मार रहा होता है, या कोई भी कमज़ोर ताकतवर कमज़ोर को मार रहा होता है। किसी किस्म का वायलेंस अगर वर्कर्स के साथ किया जाता है तो वायलेंस एट वर्क पे आएगा। ये एजेड मैंने कभी भी नहीं लिखा, क्योंकि इसको आगे जस्टिफाई करना है, इसके कंट्रोल्स बनाना मुश्किल। लेकिन आप में से कोई इतना कॉम्पिटेंट है वायलेंस को जस्टिफाई कर सकता है अच्छी तरह, तो वायलेंस एट वर्क का फिर ज़रूर लिखें। इसके लिए आपको थोड़ी वास्ट रिसर्च करनी पड़ेगी कि वायलेंस को कैसे रोका जा सकता है। आप फिर अथॉरिटीज़ बना सकते हैं, सुपरविजन बना सकते हैं, सीसीटीवीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई कंपनी ऐसी पॉलिसीज़ बना सकती है जिनके थ्रू वायलेंस रोका जा सके। चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना चाहिए, किसी भी तरह जो भी आपके जहन में जनरल कंट्रोल्स हैं, कोई चीज़ कम्प्लेक्स नहीं है। सब्सटेंस अब्यूज़ एट वर्क, सब्सटेंस अब्यूज़ नशा करना, किसी किस्म का नशा। कोई वर्कर्स आपके चर्स पीते हैं, शराब पी के काम पे आते हैं, या कोई आइस पीते हैं, किसी किस्म का नशा करते हैं, तो हम किस में लेंगे? सब्सटेंस अब्यूज़ में। इसमें फिर आप उसी तरह एजेड कैटेगरी लिखेंगे, सब्सटेंस अब्यूज़ एट वर्क, और एजेड क्या लिखेंगे? वर्कर्स आर ऑफन ड्रंक, या ड्राइवर्स आर ऑफन ड्रंक, या ड्राइवर्स आर सीम्ड। क्या करते देखा गया? स्मोकिंग अशीश, चर्स पीते हुए पकड़े गए। क्यों हंस रहे हो? ठीक है, तो होता है ना, ड्राइवर्स करते हैं। अब चर्स पीने से असल में क्या होता है? आपके हाउ में आप क्या लिखेंगे कि ड्राइवर्स हु माइट बी आर्म्ड, ड्राइवर्स विल बी आर्म्ड। हाउ? क्योंकि नशा करने से उनके सेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं, उनकी रिस्क परसेप्शन लो हो जाती है, उनकी प्रिडिक्शन, हर चीज़ स्लो डाउन हो जाती है। और जब प्रोसेसेस या मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है तो एक्सीडेंट का खतरा है, वो किसी वर्कर को मार सकते हैं, वो खुद मर सकते हैं, वो ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान कर सकते हैं। और उन्हें रोका कैसे जा सकता है? फिर ऑलरेडी क्या हो रहा है? ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, या कोई सुपरवाइजर है, या चेक किया जाता है। हाँ, और होना क्या चाहिए? इंस्पेक्शंस होनी चाहिए। हाँ, ड्राइवर्स को चेक करना चाहिए, वो जो माउथ बेस्ड चेक कर लो, वो कौन किस तरह किया जाता है, या किसी को नशे में चेक कर, गाड़ियों में कैमरे लगा सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स बहुत जनरल कंट्रोल्स हैं। अच्छा, इन कंट्रोल्स में आपको एग्जामिनर फेल भी नहीं कर सकता, उसका नॉलेज कम होता है। लेकिन जब आप वाइब्रेशन, नॉइस, इन एजर्ट्स की तरफ जाते हैं ना, एग्जामिनर का नॉलेज बहुत ब्रॉड होता है, वहाँ पे वो आपको पकड़ता है। तो ये भी एक अच्छी टिप है कि आप अच्छी रिपोर्ट अपनी निकालना चाहें तो आप इस तरह के कैटेगरीज को ले सर, सकते हैं। ये रिपोर्ट मतलब बंदा खुद चेक करता है, ये कंप्यूटराइज चेक होती है? अच्छा, मैं बताता हूँ, ठहरो, यहाँ पे मैं क्लोज करूँ इस लेक्चर को।